जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग माधव रंग एस्ट्रो ग्रुप। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मणिबंध की रेखाएं यहाँ पर कितनी हैं और किस तरीके की स्थिति उन्होंने बना रखी है। सामान्य तौर पे किसी भी व्यक्ति के हथेली में 1 से 4 तक की संख्या में मणिबंध की रेखाएं कलाई के इस क्षेत्र पर उपस्थित होती है, जिसे आप कंकण की रेखा भी कहते हैं। प्रथम रेखा के जरिए आप जीवन शक्ति के विषय में जान सकते हैं। द्वितीय रेखा के जरिए आप व्यक्ति के जीवन में आने वाले धन संबंधी विषयों को जान सकते हैं। तृतीय रेखा से आप उनके जीवन में सुख संबंधी जो स्थिति है उनके विषय में जान सकते हैं। चतुर्थ रेखा से उनके जीवन में यश संबंधी जो आंकड़े हैं उनके विषय में आप जानकारी जुटा सकते हैं। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली अगर कोई 5वीं रेखा हो तो ये दुर्भाग्य और दरिद्रता की घोतक होती है। अधिकांशतः लोगों में आपको 1 से लेकर 3 तक की संख्या में यहाँ पर रेखाएं मिल जाएंगी और वो रेखाएं भी अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकृति की मिलेगी। कुछ में जंजीराकार अवस्था में मिलेगी, कुछ में टूटी फूटी हुई मिलेगी, कुछ में अधूरी मिलेगी और कुछ में 1 से ज़्यादा रेखाओं के साथ सहयोग करके बनी हुई मणिबंध की रेखाएं आपको दिखेंगी। सबका फल अलग अलग व्यक्ति के हथेली के अनुसार अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो जब आपकी हथेली का विश्लेषण होता है तो उस समय उनकी सूक्ष्मता से पड़ताल की जाती है और उसका जो भी आपके जीवन पर प्रभाव है उसे आपके समक्ष रखा जाता है। किसी प्रकार की दोष की उपस्थिति होती है तो उसे बाकी जो पर्वत क्षेत्र हैं वहाँ से जाके उन्हें क्रॉस चेक किया जाता है और उसके पश्चात चीज़ों को एनालाइज करके जो फाइनल रिजल्ट है क्रिस्टल क्लियर वो आप तक पहुँचाया जाता है। और हस्तरेखा विश्लेषण का यही नियम है। इसमें भी ध्यान रखने योग्य है कि हमेशा दोनों हथेली का परीक्षण अवश्य होना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जेंडर के आधार पे कभी भी बाईं हथेली स्त्रियों का, दाहिने हथेली पुरुषों का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर एक व्यक्ति की दोनों हथेली की जांच होगी और जिस हाथ से खासकर लिखते और खाते हैं उससे वर्तमान जीवन के विषय में जाना जाएगा और जो दूसरा हाथ होगा उससे उनके प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी के विषय में जाना जाएगा। डेस्टिनी क्या है? पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार जो फल आपको प्राप्त होते हैं, जो कि क्रेडिट होता चला जाता है अच्छा या बुरा, उसी के फलस्वरूप आपको नया शरीर प्राप्त होता है और उस जीवन में अगर कुछ पहले का जमा पूंजी होगा, पाप या पुण्य, तो उसका आपके इस जीवन में प्रभाव पड़ेगा और उसी अनुसार व्यक्ति अलग अलग कुल में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिवेश में उसका जन्म होता है। अलग अलग प्रकार के स्वभाव लेके, अलग अलग प्रकार की बुद्धि और ज्ञान लेके व्यक्ति इस दुनिया में अवतरित होता है या पैदा होता है। ये सब पूरी एक चलंत प्रक्रिया है। इसके लिए जब आप शास्त्रों में जाएंगे तो स्पष्ट तौर पे इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। अब हम जिस खास विषय पर आज बात करने आए हैं वो है मणिबंध की रेखा, आपके केतु का क्षेत्र और यहाँ से आपके भविष्य का जो निर्माण होने वाला है और किस तरीके से आपका जीवन आगे जाने वाला है उसके संबंध में जानेंगे। देखो, मणिबंध की रेखा जब भी पुरुषों की हथेली में देखना तो शुक्र के क्षेत्र से उन्हें आता हुआ आपको मानना पड़ेगा और जब स्त्रियों की देखेंगे तो उसमें आपको चंद्र के क्षेत्र से, ठीक है, स्त्रीत्व और ममता की घोतक होगी और एक पुरुषार्थ और पुरुषत्व की घोतक होगी। उस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उनकी रेखाओं की उत्पत्ति वहां से माननी चाहिए। उसका प्रभाव पूरे जो जिसके हथेली में होगा उसे अनुरूप पड़ेगा, लेकिन उत्पत्ति उनकी उस क्षेत्र से मानी जाएगी। अब अगर किसी व्यक्ति की, जैसे कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि एक सुस्पष्ट और काफी खड़ी रेखा यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एक कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, यानी कि खंडित नहीं है, कहीं से भी भंग नहीं है। बस मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक छोटी सी यव रेखा है, यानी कि रेखा आपस में एक, जिसे आप कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया है, गेहूं के दाने बराबर। इसे यव रेखा कहते हैं। यव की स्थिति जब भी किसी रेखा में आ जाती है तो उसकी जो शक्ति होती है उसे उस खास कालखंड में कमजोर कर देने का काम करती है। ठीक है, इसे ऐसे मान लो कि एक घाव है इस पर, जो कि इस कालखंड में व्यक्ति की मानसिकता को किसी न किसी प्रकार से अन्य ग्रहों के प्रभाव के अधीन व्यक्ति के जीवन में बदलाव होंगे और वो बदलाव नकारात्मक होंगे, यानी कि उसका व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और व्यक्ति उस समय काफी ट्रबल से गुजरेगा। हालांकि बाद में उन परिस्थितियों पर ग्रहों का संयोजन इस प्रकार से होगा कि परिस्थितियां जातक के हक में आएंगी और फिर आगे
का जीवन जातक बेहतरी से गुजारेगा। अब बात है यहाँ पे कि सीधी रेखा है, तो क्या ये पूरा जीवन बहुत आसान था? जी नहीं, उसके लिए आपको ऊपर पर्वत क्षेत्र पे जाना पड़ेगा, वहां से चीजों को देखना पड़ेगा। यहाँ से मोटे तौर पे आपको पता चल जाता है कि थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। कोई बड़ा जर्क यहाँ पे नहीं आएगा, कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, बड़ा अवरोध नहीं आएगा। वहीं बाहर के जब इस क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये उन्नति की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये स्थिति काफी सुंदर है, यानी व्यक्ति चुनौतियों से निखर के बाहर आएगा और अपने आप को उन्नति की दिशा में लेते हुए चला जाएगा। अब हम ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो प्रथम रेखा की स्थिति है उसने यहाँ पे बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहने का काम किया है, ठीक है। अब ऊपर से जो आने वाली रेखा है चंद्र के क्षेत्र से भी एक पाया ऊपर की तरफ आया है और आपके शुक्र के क्षेत्र से भी आया है, और केतु का यह क्षेत्र यहाँ पे काफी गहरा होता चला गया है। आपके केतु का क्षेत्र खासकर कलाई के इस क्षेत्र में जितना गहरा होता है ये आपको उतना ही गहरा और जुझारू इंसान बनाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कैसा भी गड्ढा आ जाए, गिर के उठने का मादा रखते हैं और अपने जीवन में कुछ न कुछ बहुत बड़ा करके ही दम लेते हैं। ये नहीं करते, इनकी किस्मत इनसे करवा के, इनकी डेस्टिनी ही वही है कि इन्हें कुछ न कुछ बहुत बड़ा करना ही पड़ेगा और करके ही जाएंगे। इनकी जिंदगी हौले में नहीं निकल सकती, फालतू में बेकार में नहीं जा सकती, अपना कमा खा के जिंदगी गुजार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इनके इस धरती पे आने का, इनके जीवन का कोई मकसद होता है और उसी के अनुरूप इनका जीवन आगे की तरफ बढ़ता है। परिस्थितियां चाहे आपको कैसी भी दिखे किसी भी क्षण, लेकिन इनकी करवट ऐसे, जिंदगी ऐसे करवट बदलती है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे रात थी, 4 बजे वो फट गए, 5 बजे फट गए और आपको सुबह बिल्कुल अंधियारे से आप ज्योति की तरफ आ गए, उजाले की तरफ आ गए। बिल्कुल ऐसे जिंदगी करवट लेती है एक रात में, ऐसी कहानी इनके लिए हो जाती है। अब क्या है, देखो केतु से क्या होना है, ये आपके लिए धन वृद्धि, वंश वृद्धि के स्पष्ट योग बनाता है। धन वृद्धि स्पष्ट तौर पे आ जाता है कि बुद्धि का भी सही सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में रहेगा, पुरुषार्थ का भी सही सामंजस्य जीवन में रहेगा, मातृत्व प्रेम और इसके अलावा शीतलता का और सौम्यता का भी उसी प्रकार से मानव के जीवन में अंश उसका रहेगा और उसकी वृद्धि होती रहेगी। इन सब के अनंतर नीचे से अगर आप देखेंगे तो मणिबंध की रेखाओं का जो प्रभाव है वो भी केतु के इस क्षेत्र पर आएगा, तो अंतर्नाद होगा, इसके अलावा अंतर्ज्ञान पैदा होगा। केतु क्या है, सुरभानु राक्षस थे, कथा बता देता हूँ। तो विभिन्न प्रयोजनों के कारण जब उन्होंने अमृत पी लिया तो उनके मोहिनी रूप में उनके चक्र से 2 टुकड़े कर दिए विष्णु भगवान ने। तो उसके उपरांत जो ऊपर का क्षेत्र हो गया राहु हो गया और नीचे धर का क्षेत्र केतु हो गया। तो केतु के पास क्या है कि ज्ञान है, लेकिन उसे महसूस सिर्फ किया जा सकता है, देखने की और सुनने की क्षमता उसके पास नहीं है। तो ये अंतर्ज्ञान होगा, और जब अंतर्ज्ञान तीव्र होता है ना, तो चूंकि आप देख नहीं सकते हैं कि कहाँ व्यय करना है, किस तरीके से करना है, आपकी सिर्फ आत्मा उस समय उसे महसूस कर सकती है। न ही आप सूंघ सकते हैं, न ही आप सुन सकते हैं, न ही आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आप महसूस कर सकते हैं। तो ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूछो मत। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, निवेश कहाँ करना है, चीजों को किस दिशा में लेके जाना है, वो आपको पता नहीं होता, क्योंकि नेत्र उस समय नहीं है आपके पास। भटकाव आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। अंतर्ज्ञान इतना तीव्र होता है कि पूछो मत, लेकिन उसके कारण अवसान होता चला जाता है। उसके कारण आपके जीवन में क्या होता है, भटकाव आता चला जाता है, निरस्ता आती चली जाती है, आप एकांतवास ढूंढने लगते हैं, आप जल्दबाज हो जाते हैं, आपका मन अधीर होने लगता है, आप जंगलों में इधर उधर भटकने वाले हो जाते हैं, आप गलत चीजों के प्रति आकृष्ट होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन आप उसका कहीं उस ऊर्जा का व्यय नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ करना है, क्या करना है। लेकिन वही आत्मशक्ति, उस आत्मज्ञान को जब आप पोषित करते हैं, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी आत्मा में ही आपको नेत्रों वाली ज्योति प्रदान करता है। उसके बाद आपको आंख की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आप अपने ज्ञान की बदौलत चीजों को बिना अच्छे से जाने समझे, बिना उन तक पहुंचे, उन चीजों को महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में सही जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और अपने आप को सही दिशा की तरफ बढ़ा सकते हैं।
इसमें चाहिए आत्मबल और बहुत ज्यादा धैर्य। जब जिस भी व्यक्ति के जीवन में धैर्य आ जाएगा और ज्ञान को परिचय देगा, ज्ञान का पोषण करेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति की तरफ स्पष्ट तौर पे जाएगा और केतु का यहां पर उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त होता जाएगा। और जब एक बार ज्ञान जागृत हो गया तो उसके बाद बाकी चीजें जो है ना उसके आगे पीछे रहने वाली है, वो अपने आप जागृत होती चली जाएंगी। जैसे आपके पास पैसे आ जाएं तो आपको लोग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आपके आगे पीछे हजारों लोग रहेंगे जी हजूरी करते हुए। उसी प्रकार जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा ना तो जो बाहरी आधुनिक आभूषण है ना वो अपने आप आपके इर्द गिर्द चलते चले आएंगे। आपको उन्हें ढूंढने की, उन तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजें आप चुंबक हो जाएंगे और वो चीजें मेटल की तरह आपकी तरफ दौड़ती हुई चली आएंगी। तो अपने आप को, अपने ज्ञान को उस हिसाब तक बढ़ाएं। उसे देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया चुप्पे जाए, एक कहावत है। तो कम ज्ञान में जब ज्यादा प्रदर्शन होने लगता है ना तो चीजें खराब होने लगती हैं, और जब पूर्ण हो जाएगा ना तो निर्मल हो जाओगे, वैराग्य की गति को प्राप्त कर लोगे, जीवन के परम ध्येय को, परम सत्ता को प्राप्त कर लोगे। जीवन का परम उद्देश्य वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ की जो परिस्थिति है जितनी ज्यादा गहरी होती चली जाएगी ना, व्यक्ति के जीवन को उतनी समृद्धि की स्थिति तक लेती चली जाएगी। लेकिन व्यक्ति को सब्र के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी हथेली में हो सकती है और जिससे आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले कलाई के क्षेत्र में गहरी हो गई, इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा आपके जीवन में? आइडियाज बड़े सुंदर सुंदर आएंगे, ज्ञान बड़ा तीव्र होगा। लेकिन अगर आपको गलत सलाह देने वाले मिल गए तो उस समय क्या होगा? आप देखेंगे कि मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मेरे जीवन में कोई खास उन्नति नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए प्रयास नहीं कर पाते हैं। आंख कान नाक नहीं है ना, तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाए, बस ज्ञान लिए अंधे की तरफ भटक रहे हैं। तो उस समय अगर गलत सलाह देने वाला मिल गया तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे और आपका अवसान हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे आप। लेकिन उसी समय आपको सच्चा राह दिखाने वाला या अपनी शक्तियों का पोषण आपने कर लिया है तो आपको दिव्य ज्ञान होगा, दिव्य ज्योति प्राप्त होगी और उस तरीके से आप सही चीजों को देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर एक गहराई है तो आपके जीवन में ज्ञान बहुत ही जबरदस्त होगा, चीजों को समझने की अच्छी क्षमता होगी, दूसरों के प्रति मन में प्रेम भावना, ईमानदारी भावना आपकी स्पष्ट तौर पे होगी और जीवन में असंतोष जैसी चीजें नहीं होंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, संतोष होगा और जीवन को अपने बुढ़ापे के लिए आपका खास प्रयोजन होगा। आप सामान्य दुनिया से दूर, एकांत में और बड़े सुगमता से जीवन बिताने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, अब देखो बाहर के क्षेत्र में, अब अगर यहाँ से आपके चंद्र का ये क्षेत्र बिल्कुल सीधा ना हो कि आयताकार स्थिति की तरफ चला जाए, आपके लिए बिल्कुल ऐसा हो, ठीक है, कि मतलब कर्व मारता हुआ चला जाए, ये एक सुस्पष्ट बेहतर साइन है, शुभ रेखाओं का प्रभाव है। यह स्पष्ट करता है कि जातक अपने जीवन में आर्थिक तौर पे बड़ी समृद्धि को प्राप्त करेगा, बड़ी स्थिति को प्राप्त करेगा और अपने आप को साबित करके छोड़ेगा। व्यक्ति का नाम बहुत ज्यादा होगा, व्यक्ति के पास अथाह धन की स्थिति बनेगी, व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज के लिए बजट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और व्यक्ति रिस्क लेगा। अगर सही मायने से ज्ञान को सही तरीके से संचित करके आगे बढ़ेगा तो बड़ा नाम प्राप्त करेगा, राजकीय सत्ता की प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त करेगा, जो प्रशंसा की प्राप्ति होती है उसे प्राप्त करेगा और इसी प्रकार के और विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों को भी प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाएगा। राज का सहयोग मिलेगा, यानी कि राजा का सहयोग मिलेगा, प्रशासन से जातक को सहयोग की स्थिति बनेगी। अब इस ऊपर के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पे क्या होता चला गया है कि शुक्र की स्थिति बड़ी तीव्र है, बहुत तीव्र है, बहुत ज्यादा ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है। इससे क्या होगा, जातक के अंदर कामुकता भी प्रचुर मात्रा में आएगी, लेकिन उसी मात्रा में जातक के अंदर भक्ति भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि केतु का क्षेत्र बड़ा समृद्ध है। जब भी समृद्ध होगा जातक, जिस भी शक्ति की ओर जिस उसका झुकाव बढ़ेगा, इतना तीव्र झुकाव होगा कि पूछो मत। उसके लिए सब कुछ छोड़ने की स्थिति इसके जीवन में आ जाए, सब कुछ छोड़ देगा। और वहीं पर ये जातक के अंदर पुरुषार्थ को भी जगाने का काम करेगा। जातक अगर अपने पुरुषार्थ के भरोसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, हिम्मत कभी नहीं हारेगा, कभी अगर डरेगा नहीं, तो जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिस ऊंचाई तक पहुंचना लोगों के लिए बस एक सपने के समान होता है।
उसे प्राप्त करने की क्षमता यहाँ पर स्पष्ट तौर पे जातक पाता चला जाएगा। ऐसे जातक का भाग्योदय सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो 34वें और 36वें वर्ष के मध्य में स्पष्ट तौर पे होता हुआ चला जाता है। अब ऊपर के क्षेत्र में देखो तो यहाँ पे क्या पाओगे कि शुरुआत से जो यहाँ पे भाग्य रेखा की स्थिति है यानी कि फेट लाइन की काफी संघर्ष करते हुए आगे की तरफ बढ़ी है। यह स्पष्ट बताती है कि जातक ने अपना बाल्यावस्था किस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि एक बहुत अच्छी परिस्थिति थी जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया और अपनी बेवकूफ़ी में अपने जीवन को जिस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहिए था उस ऊंचाई तक उन्होंने नहीं पहुंचने दिया और फालतू में अपने समय बर्बाद करके न अच्छी पढ़ाई करी न अच्छी लिखाई करी और वैसे ही अपना समय बर्बाद कर दिया। जब इन्हें एकाएक पता चला कि अब जिंदगी में पैसे का बड़ा महत्व है, इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या कि यहाँ पर एकदम लालिमा आ पड़ी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील सेंसिटिव एरिया पता चल रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में फेट लाइन का वो खास एरिया सेंसिटिव दिखे तो समझ जाना कि बड़ी लड़ाई होने वाली है, यानी कि बड़ा संघर्ष होने वाला है जीवन में, ठीक है। नियति और आपके वर्तमान के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है। एक ऐसा समय है जिस समय ये आपको रोड पे लाके छोड़ेगा, आपको जीवन के सबसे बुरे दौर तक पहुंचा देगा, जिस समय आपको पता चलेगा कि हम कहीं के ना रहें। लेकिन उसके बाद जब आपका केतु का क्षेत्र प्रभावी होगा और जब आपने ज्ञान का संचय किया होगा, आपने नहीं भी किया होगा ना, फिर भी ये 50 से 80% आपको देगी, लेकिन अगर आपने किया होगा तो 100% मिलेगा। तो इस स्थिति से आप फिर अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे और जब एक बार बढ़ेंगे तो फिर आप नीचे की तरफ कभी नहीं आएंगे और ये स्थिति आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई देने का काम करेगी। जीवन रेखा की स्थिति देखो, ये भी शुक्र के क्षेत्र से निकल के चली आ रही है, ठीक है। पिता का सहयोग, पिता से प्रेम और जो भी वृद्ध जन हो उनकी सेवा और जहां पे जातक का जन्म हुआ हो उस क्षेत्र में अपने कारोबार को निश्चित तौर पे फैलाए, उस क्षेत्र में अपने कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहे। वही क्षेत्र जातक के जीवन में उन्नति लाने का कारण बनेगा। जातक कहीं बाहर जाके अगर कुछ कर लेना चाहेगा तो वो शुरुआती दौर में संभव नहीं है। जब एक बार उसका नाम हो जाए, पहचान हो जाए, उसके बाद जातक बाहर जाके अपने जीवन को उन्नति की दिशा में ले जाएगा, कारोबारी चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, गतिविधियों को, तो उसमें फायदा होगा। लेकिन जो भी शुरुआती उसको नाम और पहचान देने वाला कार्य होगा वो उसकी मातृभूमि ही करेगी हमेशा। अब ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और वहां से जानते हैं कि बाकी रेखाओं के यहाँ पर क्या फल है, ठीक है। प्रथम जो आपका मन का घमंड था, आपको अपने ऊपर भरोसा था, वो सारी आपकी फेट लाइन यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बता रही है कि किस तरीके से चकनाचूर करके खत्म कर दिया। अब आपको पता चल गया कि आप कितने पानी में हैं, तो आपकी यहाँ से नई जिंदगी स्पष्ट तौर पे शुरू हो रही है, जो कि शुरुआत में हल्की सी संघर्ष में रहेगी, लेकिन तत्पश्चात इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी कि वो पिछला 20 साल शायद 6 महीने में मेकअप कर ले, ऐसी ही सिचुएशन है। जीवन रेखा की स्थिति देख लो, बड़ी सुधरी ढंग से आ रही है। बहुत ज्यादा जब सीधी हो जाए ना तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जलेबी बड़ी मीठी होती है लेकिन सीधी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। वो गोल गोल घूमी हुई टेढ़ी ही अच्छी लगती है। उसी तरीके से लाइफ लाइन ज्यादा सीधी हो जाए ना तो समझ लो अलर्ट हो जाओ कि घुमाने वाली है। अगर ये कुछ राउंड मार रही है या बार बार कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ अच्छी रेखा आ रही है तो अच्छी भली है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे आप मान लो कि नॉर्मल सा कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे छोटी छोटी टहनियां हैं तो उस पर लात रख के ऊपर की तरफ जा सकते हो पैर रख के। लेकिन अगर क्या होगा कि कुछ नहीं रहेगा सीधा सपाट, तो ऊपर जाना बड़ी कहानी हो जाती है, कुछ रखने के लिए नहीं होता ना। अब आप चले जाओ किसी माउंटेन पे, अब उसमें खोच नहीं होंगे 2-4 जिसपे पैर रख के ऊपर की तरफ बढ़ो, गड्ढे, तो क्या हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर सीधी सपाट लाइन आने लगे ना तो समझ लो कि परेशानी का कारण है। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। मंगल काफी इसने सहयोग किया है, लेकिन अब ये अपना दम तोड़ती चली जा रही है। इस समय है जब जातक आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ऊपर के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर जातक के लिए वर्ग की स्थिति बनते बनते रह गई है, जो कि विगत जीवन के दुष्प्रभावों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करती है। लेकिन आगे जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने का यह काम करेगी। जातक को चालबाजी से हमेशा बचना चाहिए। जातक को ईमानदारी से अपनी स्थिति को स्वीकार करनी चाहिए। जातक अगर अपने जीवन में कभी भी जो है उससे अलग खुद के बारे में सोचेंगे या उसके अलग अपना इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, जातक को जीवन में कभी भी जो सफलता मिलनी चाहिए उस तरीके से नहीं मिलेगी। देखो शनि क्या करते हैं, कब आपका नाश करना शुरू कर देते हैं, जब आप वो अपने आप को समझने लगते हैं जो आप नहीं हो। आप वो करने लगते हैं जिसका आपको आदेश नहीं है या जो आप नहीं कर सकते हैं।
लेकिन वो कब आपके लिए हो सकते हैं अच्छे? जब आप जो हैं आप खुद को अस्वीकार कर लेते हैं, आप खुद से जब झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तो उस समय आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पे क्या है कि आपको अपनी स्थिति स्वीकार करनी है। आप क्या हो, सच स्वीकार करो, और जो सच है उसे भी स्वीकार करो दुनिया का। अपने मन से किसी पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित आप हो जाओगे ना, तो चीजें आपका नाश कर देंगे। एक बड़ी मस्तिष्क रेखा है यहां पर, जातक के लिए नए आयामों को बनाने का काम कर रही है, लेकिन जातक क्या उस पर खड़े उतर पाएंगे? ऐसे भविष्य के गर्भ में है। कब कितना जानना चाहिए, किस हद तक जानना चाहिए, ज्योतिष की भी अपनी मर्यादा है। उससे ज्यादा बताना कई दफे सामने वाले जातक के लिए नुकसान का कारण बन जाता है। उन्हें लगता है कि चलो भविष्य तो बहुत अच्छा है, तो बैठ के सो जाते हैं। नहीं, प्रारब्ध और कर्म चोली दामन का रिश्ता है, वैसा ही साथ है। इस जीवन में समझ लो आप कि आज अगर आपके बच्चे अपने पौधे के आम खा रहे हैं अपने पेड़ पर के, ये उनकी डेस्टिनी में था। लेकिन कब हुआ? जब उनके पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने उन पौधों को लगाया। तो आज का कर्म कल की आपकी किस्मत के रूप में तब्दील होती है। कई दफे लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कि जन्म जन्मांतर के कर्म, शुरुआत में भी बताया, लेकिन इसके दो अलग अलग तरीके हैं। मैं दो अलग अलग तरीकों से इन चीजों को देखता हूं। एक जन्म जन्मांतर हो गया, यानी कि एक जीव जिसने एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर कपड़े की तरह धरा या उसे धारण किया। लेकिन एक जन्म होता है आपके जो अनंतर पुस्त दर पुस्त चली आ रही है, वो भी, क्योंकि उनके किए धरे का भी भुगतान आपको करना है। अगर आपको आज बड़ी इज्जत मिल रही है तो आपके बाप दादाओं ने बड़ी कुर्बानी दी होगी। एक कहावत है, मैं एक बार एक क्षेत्र में गया था, वहां उसका लबोलुआब यही है, सीधे शब्दों में बता देता हूं कि आपको आपकी अगर बड़ी इज्जत है ना, बड़ा मान है ना, तो समझ लो कि उसके लिए आपने बड़ी कीमत चुकाई होगी, बड़ी मेहनत पड़ी होगी, बहुत दुख झेले होंगे, तब जाके कोई दो प्यार के शब्द आपको कोई बोल रहे हैं। तो अगर आपको बिना कुछ किए बहुत मिल रहा है ना, तो समझ लो कि किसी ने आपके बदले बड़ी कुर्बानी दी है। और आपका बहुत कुछ जा रहा है ना, तो ये सोच लो कि आपके बदले किसी ने बहुत मौज उड़ाई है। तो ये आपका भी पूर्वजन्म होता है, और साथ ही जो आपके कुल है उनका भी क्रियाक्रम होता है और कृत्य होते हैं। तो इन सबका प्रभाव एक व्यक्ति पर आता है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरीके से आपके लिए जो जरूरी है उतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे अलग से भी बता दी है। ठीक है, आपकी पर्सनल वीडियो फुल एनालिसिस ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। इन चीज़ों पर मुझे डिटेल में जाना था ताकि कुछ और जो बाकी लोग हैं उन्हें समझ आ सके, बिकॉज यूट्यूब पे मोस्टली बच्चे लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं जिन्हें कुछ आता नहीं, किताब वगैरह देख के, तो लोग भड़का देते हैं बच्चों को। जो भी लोग सीखना चाहते हैं या जो भी कुछ जानना चाहते हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि रियली पामिस्ट्री क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। यूट्यूब पर ओनली वन रंग माधव ग्रुप के अंदर में रंग एस्ट्रो और कनक रंग, बस यही चैनल है जहाँ पे रियल एस्ट्रोलॉजी, रियल पामिस्ट्री होती है। अदरवाइज आप कहीं भी जाएंगे तो बगुला और हंस वाली कहानी, बस बगुले मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पामिस्ट्री क्या है, तो इसके लिए आप ये चैनल देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके गुरु के इस माउंट की। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बहुत चीजों को गौर करना पड़ता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस माउंट की सिचुएशन क्या है। अगर इस पाम के अकॉर्डिंग हम जाएं तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सपाट होके चलती चली जा रही है। केतु का क्षेत्र बहुत उन्नत था, लेकिन ये क्षेत्र बहुत सपाट है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में प्रारब्ध से, यानी कि वंशानुगत जो प्रारब्ध है उससे जातक को यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, और जातक ने अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को संचित करने की तनिक भी कोशिश नहीं करी है, और जातक ने अब तक के अपने जीवन को सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर दिया है या व्यय की तरफ ले गए हैं। जो जितनी उनमें एनर्जी थी या जो डिजर्व करते थे, उन चीजों को भी जातक ने यहाँ पर प्राप्त नहीं किया है। गलत बुद्धि, गलत लोगों के संगत में और गलत विचारों के साथ अपने जीवन को
खाई की तरफ धकेलने का काम किया है, और जो मूल पूंजी है वो वहीं की वहीं रह गई। एक कहावत है और बता देता हूँ कि सोना बेकार जा रहा है और आप कोयले के चक्कर में पड़े हुए हैं। यानी कि जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्ची खुशी है, जो सच्चा धन है, वो बेकार जा रहा है और आप फालतू की चीजों में अपना जीवन कुर्बान किए जा रहे हैं। ये अलग अलग चीज़ों पर आप इसको लगा सकते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ें साबित हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो सीधी खड़ी सपाट रेखाएं हैं, ठीक है, अर्ध ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति है, ये जातक के विरोध में चली जाती है। समय पर जातक की मदद नहीं कर पाती है, क्योंकि जातक ने इनकी कभी मदद नहीं की। दुनिया सीधी है, एक हाथ ले एक हाथ दो, चाहे आपकी अपनी जीवन हो या कुछ और हो, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे ना तभी ऑक्सीजन लोगे। सीधी सी कहानी है, कोई कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, बस यही समझ लो, ठीक है। इस शरीर भी धारण करते हो ना, छोटा सा मिलता है, और जब जाते हो कितना बड़ा हो गया रहता है, सोच लो। यहाँ तो ब्याज सबको देना है भैया, सीधी सी कहानी है। हाँ, इसके अलावा देख लो सन की स्थिति बैंड बजी हुई है। सन यहाँ पे बेहतर न होने की वजह से क्या हुआ, जातक संचय नहीं कर पाए चीजों का, ज्ञान का, बुद्धि का, समय का, और उसका नतीजा हुआ कि जातक अब तक उस भटकाव को प्राप्त हो चुके हैं जो भटकाव किस्मत ने तो कम से कम नहीं दी थी। अगर केतु जिस हिसाब से यहां पर बलवती था, बेहतर था, जैसे कि मान लो कोई बाइक या कोई कार, इंजन बहुत दमदार, ठीक है, लेकिन किसी टायर में हवा ही नहीं, क्या कर लोगे? नहीं, क्या कर लोगे? हवा भी बड़ी टाइट है, स्टीयरिंग है ही नहीं, क्या कर लोगे? तो जीवन में जो है ना, हर एक छोटी से छोटी चीज का बड़ा महत्व होता है। इसलिए किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, फिर जिंदगी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी। नहीं तो जब वो अंडर एस्टिमेट करेगी ना, तो सारे एस्टिमेट धरे के धरे रह जाएंगे। मरकरी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर के लिए भी। बस सेहत के लिए नुकसानदेह, पारा कम करके रखना चाहिए। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।